बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 मई है और दिन है मंगल का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है, वैसे तो ये रास्ता जा रहा है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं, जो सीनियर प्यूनी जज हैं, सीनियर तरीन जज हैं। जस्टिस आमिर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, उनके बाद सीनियर तरीन जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं। ये रास्ता इनकी कोर्ट तक तो जाता है और हम इसी रास्ते से उनकी कोर्ट में गए और समाअत अटेंड की जो बाबर सत्तार साहब के मामले पर थी। लेकिन जब उनके कमरा अदालत में हमने बैठ के समाअत सुनी तो वहाँ से हमें जो रास्ता नज़र आया, उस अदालत से आगे जाता हुआ वो पाकिस्तान की अदलिया की आज़ादी की तरफ जाता हुआ रास्ता है। और आज जो हमने जजेस की बॉडी लैंग्वेज देखी, जो उनके रिमार्क्स थे, जिस तरह से उन्होंने कंडक्ट किया प्रोसीडिंग को, जिस तरह वो मामले को लेकर जा रहे हैं, तो मुझे कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की अदलिया की आज़ादी के लिए ये लम्हात बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और हमेशा पाकिस्तान की आइंदा की तारीख में अगर ये जजेस सक्सेसफुल होते हैं और ये कामयाबी के साथ अपने हलफ के ऊपर चलते हुए, और ये चल भी रहे हैं 6 जजेस ख़ास तौर पर, ये इसी तरह से चलते रहे और ये मामला आगे बढ़ा, तो यकीन करें कि ये मनाजिर, ये रास्ता पाकिस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा कि ये उस अजीम जज की अदालत को जाने वाला रास्ता है जिस अजीम जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान के साथ बैठकर एक ऐसा हुक्म दिया था, एक ऐसी समातें की थी कि फिर वो केस, वो प्रोसीडिंग बुनियाद बनी पाकिस्तान की अदलिया की हकीकी आज़ादी के लिए। वैसे काजी फायसा साहब कहते रहे कि कोई मुदाखलत नहीं हो रही, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि इस वक्त हालात क्या हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ये तो है मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत, लेकिन इससे जो ऊपर वाला फ्लोर है वो बिल्कुल वो अदालत है जस्टिस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब की। और आज आमिर फारूक साहब की अदालत में भी मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ जो कंप्लेन चलाई गई उसकी समाअत थी। लेकिन पहले बात करेंगे मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में क्या हुआ, क्योंकि मैं खुद वहाँ पर मौजूद था, हमारे बहुत से साफ़ी दोस्त वहाँ पर मौजूद थे। और आज यह है कि वकला कोई नहीं थे यहाँ पर बड़ी तादाद में, बल्कि 9 होने के बराबर थे। और ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी इसमें कोई कंसर्न नहीं है। गो के तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कोर कमेटी के उनके मेंबर हैं, खालिद यूसुफ चौधरी साहब वकील हैं, वो मौजूद थे वहाँ पर। और इमरान खान साहब के जो केसेस अटेंड करने के लिए तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली आते हैं, तो शानदाना गुलजार साहिबा भी वो केस अटेंड करके इमरान खान साहब वाला वो भी वहाँ पर मौजूद थी, वो समाअत देखने के लिए। तो आज हुआ क्या, आज 3:33 पर जजेस आए और ये भी आपको बता दूं कि टोटल 12 मिनट की ये प्रोसीडिंग थी, क्योंकि आज नोटिस होने थे, आज इब्तदाई समाअत थी। और ये पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली मरतबा हो रहा है कि कोई भी पाकिस्तान की हाई कोर्ट जजेस के खिलाफ इस तरह की मुहिम पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग को इनिशिएट करने जा रही थी, और वो अब कर चुकी है। अब हुआ क्या, जैसे ही समाअत शुरू हुई और 3 जजेस आकर बैठे, तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब बैठे थे, उनके लेफ्ट साइड पर तारिक महमूद जहांगीरी साहब बैठे थे और राइट साइड पर सरदार इजाज़ इसाक खान साहब थे। समाअत शुरू हुई तो पूछा गया अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जानिब से कौन है, तो रोशना पर जो मौजूद थे वो अब्दुर्रहमान साहब थे, जो स्टेट कौंसल हैं। और ये वही अब्दुर्रहमान साहब हैं जो इमरान खान साहब के वकील के तौर पर जिनको ड्यूटी असाइन की गई थी। इमरान खान साहब के वकला का जब हक़ दिफा, हक़ जरा ख़त्म किया गया तो स्टेट कौंसल दिए गए थे, उसमें ये अब्दुर्रहमान साहब भी थे साइफर केस में। उसके बाद मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं, उन्होंने आगाज़ यहाँ से किया। उन्होंने कहा कि ये यूनिक किस्म की प्रपोजिशन है जिसमें तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया गया है। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ तौहीन अमेज़ मुहिम चलाई गई। मामला इंतजामी कमेटी के पास गया जिसने मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। इसकी कॉपी ले लीजिएगा इसमें। और ये भी उन्होंने बताया कि उस कॉपी में क्या क्या है, वो जो ऑर्डर होगा, वो जो डिटेल्स हैं, वो जो फाइल है, जो डॉक्यूमेंट्स हुकूमत के हवाले किए जाएंगे, उसमें क्या क्या है। उसमें उन ट्विटर अकाउंट्स की निशानदेही की गई है जिन्होंने बाबर सत्तार साहब के खिलाफ मुहिम चलाई है, कौन कौन उस हैशटैग में था, वो सारा मामला जो है वो हुकूमत को उन डॉक्यूमेंट्स की सूरत में दिया जाएगा। और ये भी कहा गया मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से कि सबसे अहम मामला ये है कि जस्टिस बाबर सत्तार जो सिटिंग जज हैं, उनकी फैमिली, उनकी बीवी, उनके बच्चों के जो खुफिया डॉक्यूमेंट्स थे, वो डॉक्यूमेंट्स लीक किए गए, वो सोशल मीडिया पे जारी किए गए, उनके खिलाफ उनकी बुनियाद पर मुहिम चलाई गई। और इस पर मोहसिन अख्तर कियानी साहब का कहना था कि वो डॉक्यूमेंट्स प्रिविलेज इंफॉर्मेशन है, वो किसी के आम आदमी के पास नहीं हो सकती, वो हुकूमती इदारों के पास थी। और उन्होंने कहा कि ये वो डॉक्यूमेंट्स लीक होना बहुत ख़तरनाक है। उन्होंने कहा या तो ये हो सकता है कि हुकूमती डाटा हैक हो जाए और हैक होने के बाद कोई वहाँ से डॉक्यूमेंट्स चोरी कर ले और लीक कर दे, या यह है कि हुकूमती इदारों की मिली भगत से उनके मिल मिला के हुकूमती इदारों ने खुद वो डॉक्यूमेंट्स लीक किए, जारी किए, दिए किसी को, और हुकूमती इदारों ने खुद एक सिटिंग जज के खिलाफ मुहिम चलवाई। और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने यह भी कहा कि इस चीज़ का तयन हर सूरत में किया जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स सोशल मीडिया तक कैसे पहुंचे। और उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, इसके लिए बड़ा आसान है, टेक्नोलॉजी का दौर है, बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है कि जजेस की प्रिविलेज डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन कैसे लीक हुई, कहाँ से लीक हुई, और इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए।
जाएगा। ये इस अज़म का इजहार किया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने। उन्होंने पाकिस्तान लॉयर्स फोरम के ट्विटर अकाउंट है उसका जिक्र किया कि उन्होंने मुहिम चलाई। उन्होंने ये भी इंदिया दिया कि इस अकाउंट के पीछे कौन है, इसको चलाने वाला कौन है, इसका हैंडलर कौन है, ये ऑपरेट कहाँ से होता है, ईच एंड एवरीथिंग अब सामने लाई जाएगी और इस सारी चीज़ का कच्चा छटा खोल के सबके सामने रखा जाएगा कि इस अकाउंट के पीछे नामालूम कौन लोग हैं जो इस अकाउंट को चला रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमने PTA, MI, ISI, FI, IB इन सब के किरदार का तयन करना है। उन्होंने कहा कि एक जज जो केस सुन रहा है उसको दबाव में लाने की कोशिश की गई कि वो उस केस से अलग हो जाए। इस तरह की कोई भी चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है। किसी भी जज के खिलाफ ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया या मीडिया पर चलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि इन हथकटों के जरिए जजेस को दबाव में लाया जाए। बहुत सख्त बात उन्होंने की है कि अगर कोई समझता है कि इन हथकंडों के जरिए जजेस को दबाव में लाया जा सकता है तो अब ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि इन तमाम सवालात के हल के लिए, जवाब लेने के लिए इस कार्रवाई का आगाज़ किया जा रहा है। अब सवालात क्या हैं कि ये मुहिम किसने चलाई, डॉक्यूमेंट्स किसने लीक किए, मुहिम किसने चलाई, मुहिम चलाने वाला कौन था, कौन उनको डॉक्यूमेंट्स दे रहा था, हुकूमती इदारों ने इस पर क्या किया और आइंदा इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है। ये वो सवालात हैं जिसके गिर्द ये कार्रवाई सारी घूमेगी। उन्होंने कहा कि सबसे आम सवाल यही है कि जज के टैक्स और ट्रैवलिंग के जो खुफिया डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे लीक हुए। ये कह देना आसान है कि 5th जनरेशन वॉर है, लेकिन क्या जजेस ने ही उसका शिकार बनना है, जजेस ने उसका विक्टिम बनना है, क्या जजेस ने उसका निशाना बनाना है 5th जनरेशन वॉर का? किसी इदारे ने जवाब नहीं देना। जिन्होंने यहाँ पे पता नहीं उन्होंने कोई जिक्र किया, शायद वो कहना चाह रहे थे कि जिन इदारों ने ऐसी चीज़ों को ट्रैक करना है, ट्रेस करना है, नज़र रखनी है, इस तरह के भी उनके रिमार्क्स थे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इदारों के रोल का तयन करेंगे, माहिरीन की खिदमत ली जाएंगी ताकि आइंदा कोई शख्स या इदारा किसी जज के खिलाफ ऐसा ना कर सके। उन्होंने कहा कि जजेस तक रसाई की तो किसी की जरूरत नहीं है और हम कहते हैं कि आइंदा हम ऐसा एक चीज़ सेट करें कि आइंदा कोई ऐसा करने का सोचे भी नहीं। अगर आइंदा कोई ऐसा कुछ करेगा तो उसको इसका सबक मिल जाएगा, उसको सबक सिखाया जाएगा। अगर कोई आइंदा किसी जज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, जज पे दबाव डालने की कोशिश करेगा, किसी केस में मनपसंद फैसला लेने की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा कि अगर किसी के जहन में ये है कि हम निचले एहलकारों तक मामला ले जाके और इसको क्लोज कर देंगे, ऐसा नहीं है। अब ये मामला इदारों में बैठे हुए हाईएस्ट पोस्टों पे बैठे हुए लोगों तक जाएगा, टॉप लोगों तक ये मामला जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने दूसरी बार भी यही कहा कि वो चाहते ही हैं कि एक तो इसका एहतसाब हो कि कौन था इस सबके पीछे और आइंदा इसको रोका कैसे जा सकता है, इसके ऊपर असल ये केस चलेगा। अब नोटिस किस किस को हुए? अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को नोटिस हुआ है, PTA को नोटिस हुआ है, FIA को नोटिस हुआ है, साइबर क्राइम को खास तौर पे हुआ है, साइबर क्राइम के जो हेड हैं उनको हुआ है, IB को हुआ है, ISI को हुआ है। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने CTD का जिक्र किया। आप पता नहीं CTD का वो जिक्र कर रहे थे, वो अलग डिपार्टमेंट है, या ISI में जो काउंटर टेररिज्म विंग है उसका वो जिक्र कर रहे थे, लेकिन उन्होंने CTD कहा। या उसके बाद सेक्रेटरी दिफा जो हैं उनको भी नोटिस किया गया है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि इन इदारों के पास जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इनके पास एक्सपर्ट्स हैं, उनकी खिदमत ली जाएंगी और वो जो खिदमत उनकी ली जाएंगी वो आके बताएंगे कि कैसे कैसे ये सारी चीज़ें इनको ट्रेस किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम जो मुतलका कंसर्न इदारे हैं उनसे ये भी पूछेंगे कि अगर कोई इनफरादी तौर पर शख्स या कोई इदारा इस सब के पीछे था तो जिन्होंने इस चीज़ को रोकना था वो इस सारे मामले पर क्या कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर इनको खुली छुट्टी देनी है तो ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता, ना ही निज़ाम ऐसे चलता है। जहांगीरी साहब ने भी कहा कि उन्होंने कहा कि जज की बीवी और बच्चों, उनकी बेटी के डॉक्यूमेंट्स लीक किए गए। उन्होंने कहा इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि इस तरह से ट्विटर अकाउंट्स पर वो चीज़ें वायरल की जाएँ और वो चैनल्स जिन्होंने इस पर प्रोग्राम किए, वो एंकर जिन्होंने इस पर प्रोग्राम किया, उनको भी कटारे में लाया जाएगा और सबका हम तयन करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये अदालतों, कौमी असम्बली या ऐवान सदर का नहीं, इदारों का काम है। अगर इदारे तयन इन चीज़ों का नहीं कर सकते तो ये इदारों की नाअहली है। और यहाँ पे अमेरिकी सदर के इलेक्शन का भी जिक्र हुआ, मुझे नहीं पता वो क्या बात हो रही थी, वो मैं नहीं समझ सका। उसके बाद DG पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन, उनको भी कहा गया है कि वो ज़ाती तौर पे बताएं कि वो कैसे ये ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं बाबर सत्तार साहब के लीक हुए हैं। लेकिन जो सबसे पहले बल्ली चढ़ेगा वो DG इमिग्रेशन, DG पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन सबसे पहले वो बल्ली चढ़ेगा, क्योंकि उसके डिपार्टमेंट ने ये डॉक्यूमेंट्स लीक किए हैं, उसने ये डॉक्यूमेंट्स जिसको भी दिए हैं सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाने के लिए। और एक और चीज़ जजेस ने वाज़ेह की है कि जनाब ये लंबी तारीखें नहीं डलेंगी। इसमें उन्होंने वाज़ेह किया है कि अगले हफ्ते ये समाअत चलेगी और इस केस को फास्ट ट्रैक पे चलाया जाएगा। मैं आपको एक और चीज़ भी यहाँ पर बता दूँ, और वो ये है कि जो आमिर फारूक साहब के पास था
आमिर फारूक साहब के पास जो केस है उसका चले मैं वैसे आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो मैंने तो अटेंड नहीं किया, हमारे दीगर दोस्त वहाँ पर रिपोर्टर्स मौजूद थे। वो मामला था मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ जो मुहिम चली है, उसके ऊपर वो बेंच था। उसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब थे, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब थे और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब थे। ये 3 जजेस थे। उसमें नोटिस हुए हैं समा टीवी को और मतीउल्लाह जान साहब को, और वो जो जिसने रेफरेंस दायर किया है, जो इंटरव्यू देता रहा है वकील, उसको, और वो मामला चला गया है 30 मई तक। असल जो केस जिसमें सही जो आप कहें कि अदलिया की आज़ादी का तयन होगा, वो ज़्यादा तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब का बेंच है। आमिर फारूक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू, उनका तरीक़ाकार वो ज़रा मुख्तलिफ है चीज़ों को देखने का, और मोहसिन अख्तर कियानी साहब का बड़ा स्ट्रिक्ट है अदलिया की आज़ादी के ऊपर। तो ये रास्ता ज़्यादा अहम है। इसलिए अगर जब भी कभी ऐसा माहौल होगा कि उधर भी समाअत होगी इधर भी समाअत होगी, तो हम डेफिनेटली इस अदालत में जाएंगे और इस रास्ते पर जाएंगे। जो रास्ता हमें पता है कि अदलिया की आज़ादी की तरफ तेज़ी से जा रहा है, और अगर इस केस में सख्त चीज़ें हो जाती हैं तो फिर जजेस को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेगा, और फिर पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद होगी। और यकीन करें, अगर पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद हो जाए तो पाकिस्तान के 70-80% मसाइल हल हो सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकनी हम सब कहामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।